हेलो एवरीवन, फौजदार ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। अपन 12th का सिलेबस चल रहा था अपना गाउस के एप्लीकेशन, ठीक है। तो उसमें अपन ने 2-3 एप्लीकेशनों पे बात कर ली थी। लास्ट क्लास में अपन ने बात की थी चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र का परिकलन। तो चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र का परिकलन किया था, तो उसमें अलग अलग केस लिए थे। पहला केस था कि चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र जब बिंदु P गोले के, जैसे ये गोला है उसके बाहर पॉइंट P है, तो EP इलेक्ट्रिक फील्ड आया था KQ/R²। जो R बड़ा होता है कैपिटल R से, ये रेडियस R मानी थी। एक होता है इस सतह पर सरफेस KQ/R², जब R बराबर R होता है। और एक होता है इनसाइड 0, यानी कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। ऐसे अपन ने बात कर ली थी। तो आज की क्लास में अपन बात करेंगे समरूप आवेशित अचालक, ध्यान से सुनना, अचालक गोला है। वो जो कल किया था टॉपिक, उसमें वो सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये सिलेबस में है, तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। ये एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, ठीक है। तो अचालक, कोई भी अचालक गोले के कारण अपन क्या निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र का परिकलन। तो वही सेम काम करना है, 3 पॉइंटों पे निकालना है, गोले के बाहर, गोले की सतह पर, गोले के अंदर। 2 केस तो सिमिलर हैं, यानी कि गोले के बाहर और गोले के सतह तक तो सेम वही आएगा चालक गोले के कारण, लेकिन अंदर वाला केस है वो थोड़ा डिफरेंट होगा। वो देखते हैं कैसे होगा। तो एक चालक गोला लेते हैं, ये अपना चालक गोला है, ठीक है। ये रेडियस R है, इसको Q आवेश दिया जाता है, Q आवेश देते हैं। तो यह सारा आवेश इसके आयतन में समान रूप से वितरित हो जाता है। चालक नहीं है तो इसके आयतन में समान रूप से वितरित हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि इस गोले के अंदर ये पूरा आवेश है, तो इसमें Q आवेश दिया तो इसके अंदर समान रूप से वितरित हो जाता है। इसलिए जो आयतन आवेश घनत्व होगा रो की डेफिनेशन क्या होती है, एकांक आयतन में उपस्थित आवेश। तो टोटल आवेश कितना है Q, और इसका आयतन कितना होता है गोले का, 4/3 πr³, ठीक है। तो यहाँ से Q आ गया रो 4 4/3 πr³। इक्वेशन नंबर 1, इसको अलग यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, Q बराबर रो इंटू 4/3 πr³। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। यानी कि इसमें आवेश कितना हो गया, रो 4/3 πr³ इसमें, ठीक है। तो अब वही केस फर्स्ट है, जब बिंदु P गोले के बाहर स्थित होता है। तो यानी कि जो P है वो गोले के बाहर स्थित है यहाँ पे, यानी कि इसके सेंटर से डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल r। तो बिंदु P गोले के बाहर स्थित है, गोले के बाहर स्थित है। तो इसको क्या करना है, वही स्मॉल, यहाँ से O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मान निकालना है। P पर विद्युत क्षेत्र का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, क्योंकि गाउस का नियम लगाना है, तो एक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करेंगे। गोला है तो यहाँ पे गोला ही गाउसीय पृष्ठ लेना है, तो यहाँ पे एक r त्रिज्या के गाउसीय पृष्ठ को ले लेना है, जैसे चालक गोले में किया था, सेम काम करना है यहाँ पे भी, ठीक है। तो ये इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड गया इधर, इसका क्षेत्रफल सदिश भी किधर जाएगा, ये ds, इधर ds लिया तो ये ds भी इधर गया, और ये P पॉइंट है, ठीक है। तो इस गाउसीय पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स की परिभाषा से क्या होता है, क्लोज इंटीग्रल EdS cos थीटा बराबर समेशन Q/ε0, ठीक है। तो समेशन Q कितना आवेश देते हैं, Q देते हैं, ठीक है। तो ये Q पूरा गाउसीय पृष्ठ के अंदर है, देखो पूरा का पूरा अंदर आ रहा है। परिबद्ध आवेश समेशन Q बराबर क्या है, Q, और Q का मान कितना है, इतना है, रो इंटू 4/3 πr³। तो Q लिख लो, तो क्लोज इंटीग्रल EdS cos थीटा बराबर Q/ε0, समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पे देखो, जो
ई और डी एस है वो एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में है, तो जो एंगल आएगा ये थीटा वो आ जाएगा 0 डिग्री, यानी कि जो ई है विद्युत क्षेत्र समांतर होता है डी एस के, तो इसलिए थीटा बराबर 0 डिग्री और कॉस 0 होता है 1। ये वैल्यू इसमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना, सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्लोज इंटीग्रल ई डी एस बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, ई को बाहर ले लो, क्लोज इंटीग्रल डी एस बराबर क्यू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये नोट कर लो। तो अब क्या करना है, तो ये डी एस, तो देखो ये डी एस है, ये डी एस है, तो सारे डी एस जोड़ते जाओगे तो तुमको गाउसीय पृष्ठ का, ये गाउसीय पृष्ठ है, गाउसीय पृष्ठ एस, तो गाउसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल मिल जाएगा। क्षेत्रफल मिल जाएगा तो क्या आएगा, तो देखो क्या चल रहा है, ई डी एस बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये डी एस जोड़ते जाओगे तो क्लोज इंटीग्रल डी एस है, ये इसका क्षेत्रफल बन जाएगा गाउसीय पृष्ठ का, तो ये आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, गाउसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्या हो गया, ई 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, तो ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हो, ई वेक्टर बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर कैप, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आर कैप डायरेक्शन में होगा। देखो सिमिलर फॉर्मूला आया है, जैसे चालक गोले के कारण आता है, ये इतना ही चार्ज इसके अंदर आ गया। ठीक है, अब इसको रो की फॉर्म में भी लिख सकते हो, क्यू का मान ये है ना, रो 4/3 पाई आर क्यूब, ये रख सकते हो इसमें, ई बराबर क्यू की जगह रखो 4/3 पाई आर क्यूब और रो अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर। देखो 4 पाई से ये 4 पाई कट गया, तो ई बराबर कितना आ गया, रो आर क्यूब। ठीक है, हाँ, रो आर क्यूब डिवाइडेड बाई 3 आ रहा है ना, 3 एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। बस क्या किया है, जो क्यू है वो क्यू की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट करी है इस क्यू की जगह, यहाँ से ये आ गया। दिस इम्प्लाइज दैट, ऐसे भी लिख सकते हो, जो ई है वो प्रोपोर्शनल होता है 1/r स्क्वायर के। ये केस फर्स्ट चल रहा था। ठीक है, तो गोला, जो पॉइंट पी गोले के बाहर स्थित होता है। ठीक है, तो गोले के बाहर स्थित होगा, तो सिमिलरली वो जो चालक गोले में आया था, यानी कि दूरी के वर्ग के व्यतक्रमानुपाती होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये था सेकंड, फर्स्ट केस। तो सेकंड केस नोट कर लो, सेकंड केस सेकंड है, जब प्रेक्षण बिंदु P गोले की सतह पर स्थित होता है, यानी कि ये जो P है वो क्या, कहाँ पे आ गया, अब इस जगह ही आ गया, तो इस जगह आ गया। देखो तो ये P आ गया तुम्हारा, तो ds इधर चला जाएगा, ये P आ गया, तो यही तुम्हारा गाउसीय पृष्ठ बन जाएगा। यानी इस स्थिति में r बराबर क्या होता है, r, इस फॉर्मूले में r बराबर r रख दो, तो समीकरण जो 1 बनाई 2 और ये बनी थी 3, इसको बना दो 4, तो समीकरण 3 से, समीकरण 3 में देखो r बराबर r हो गया, तो r की जगह r पुट कर दो, तो e बराबर q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर। सिमिलरली वही आता है, चालक गोले के कारण आता है, वैसा ही दोनों केसों में चेंज होगा। थर्ड केस का वो अभी बात करेंगे। इसमें भी आर यह हो गया, या समीकरण 4 से, या तो ये लिख दो या ऐसे लिख दो, समीकरण 4 से, समीकरण 4 से क्या, ई बराबर रो आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन 0 और नीचे आया था आर स्क्वायर। तो देखो अब आर बराबर आर है, तो इस स्मॉल आर की जगह क्या रख दो, कैपिटल आर, तो कैपिटल आर स्क्वायर। तो ये कट गया, तो एक आर ऊपर बच गया, तो ई बराबर रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो देखो रो कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, 3 एप्सिलॉन कांस्टेंट है, यानी कि सतह पर विद्युत क्षेत्र एक कांस्टेंट वैल्यू होती है।
तो ये हो गया सेकंड केस। अब थर्ड केस है वो वेरी इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है। ये थोड़ा सा फास्टली किया है क्योंकि ये मैंने लास्ट क्लास में कराया हुआ है, तो आ गया होगा समझ में। जो अब जो केस आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान से समझना है। थर्ड केस ये नोट कर लो। केस थर्ड, जब प्रेक्षण बिंदु P गोले के अंदर स्थित होता है, सॉरी, ठीक है, तो चालक अंदर स्थित होता है, R लेस देन R, यानी जो स्मॉल r का मान है वो कैपिटल R से कम होता है। तो देखो अब थर्ड केस है जब प्रेक्षण बिंदु इसके अंदर स्थित होता है। तो देखो दोबारा डायग्राम बनाते हैं। तो देखो ये अपना चालक गोलीय कोश है, एक समान आवेश दिया गया, तो ये सारा समरूप यानी कि एक समान रूप से इसके अंदर वितरित हो जाता है समान रूप से। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो ये R है, ठीक है। अब है बिंदु P लेना है, वो इसके अंदर आएगा, तो ये P पॉइंट यहाँ पे ले लेता हूँ मैं, इधर लिख लेता हूँ P पॉइंट, ठीक है। तो ये इसका सेंटर हो गया O। अब मुझे इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी। तो एक गाउसियन पृष्ठ यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है R, तो क्या करना है, एक स्मॉल r त्रिज्या का गोला लेना है इसके अंदर। ये आ गया स्मॉल r त्रिज्या का एक गोला, यही काम करना है इसमें, इंपॉर्टेंट यही काम है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर गया पर बाहर की साइड, और ds भी इधर गया इस वाले के लिए, ठीक है। तो अब इसके अंदर जो परिबद्ध आवेश है, माना परिबद्ध आवेश वो q डैश मान लो, यानी कि इस देखो टोटल गोले के अंदर q है, तो मैं इसके अंदर q डैश मान रहा हूँ, और वो अपन कैलकुलेट करेंगे, वो अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये जो तुम्हारा ये पृष्ठ है ना, ये है तुम्हारा गाउसीय पृष्ठ। तो गाउसीय पृष्ठ पर गाउस के नियम लगाओ एक बार। गाउस का नियम क्या कहता है, क्लोज इंटीग्रल ई डी एस कॉस थीटा बराबर समेशन q अपॉन एप्सिलॉन 0। अब माना गाउसिय पृष्ठ में परिबद्ध आवेश q डैश है, थोड़ी देर के लिए q डैश मान लो, और q डैश की वैल्यू में बाद में कैलकुलेट कर दूंगा, अभी करेंगे डेरिवेशन में। तो माना परिबद्ध आवेश समेशन q डैश है, तो देखो क्या आ गया, समेशन q बराबर q डैश। तो ये वैल्यू इसमें रखोगे, तो क्लोज इंटीग्रल ए डी एस कॉस थीटा बराबर q डैश अपॉन एप्सिलॉन 0 समीकरण नंबर 1, ठीक है। और E और ds एक ही दिशा में है, तो E पैरेलल है ds के, तो ds के पैरेलल थीटा बराबर हो गया 0 डिग्री, और cos 0 होता है 1। ये वैल्यू इसमें रखोगे तो क्या आ गया, क्लोज इंटीग्रल ई डी एस, सिमिलर काम होता है, थोड़ा थोड़ा माइनर चेंज होगा, तो ई डी एस बराबर क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन 0, ठीक है। ई को बाहर निकाल लेना, क्लोज इंटीग्रल डी एस बराबर क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन 0, ठीक है, ये नोट करो। अब देखो तो ये वैल्यू है ये डी एस, तो अब इस बार क्या बनेगा, गाउसिय पृष्ठ का क्षेत्रफल, और गाउसिय पृष्ठ कौन सा है, स्मॉल आर त्रिज्या वाला, और स्मॉल आर त्रिज्या का क्षेत्रफल कितना होगा गोले का, 4 पाई आर स्क्वायर। तो चूंकि इंटीग्रल ऑफ डी एस वो हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, ब्रैकेट में लिख लेना गाउसिया पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ से तो एक बार नोट कर लो, तो देखो क्या आया, ई 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो अब क्या करना है, ई बराबर क्यू डैश अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर। अब अपन को किस का मान निकालना है,
क्यू डैश का, क्योंकि ये माना था कि क्यू डैश है। तो अब देखो इधर देखो, अपन को पता है कि कैपिटल आर त्रिज्या के गोले में कितना आवेश है, क्यू। तो देखो चूंकि कैपिटल आर त्रिज्या के गोले में आवेश की मात्रा बराबर है क्यू, यानी कि इस पूरे पूरे बड़े गोले को कितना आवेश दिया, क्यू दिया। ठीक है, तो एकांक आयतन में आवेश की मात्रा क्या होता है, देखो टोटल में आवेश की मात्रा क्यू है, तो एकांक में निकालनी है, तो इस आवेश में पूरे आयतन का भाग दे दो, यानी कि कितना आयतन है उसका, तो Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। तो एकांक आयतन में इतनी है कि आर त्रिज्या में इतना आवेश है, तो एकांक आयतन में आयतन का क्या दे दिया, भाग। ठीक है, तो अपन को अब ये तो एकांक आयतन का आ गया, तो अपन को कितने आयतन में चाहिए, आर त्रिज्या के गोले का चाहिए, आर त्रिज्या के गोले का चाहिए, तो इसके आयतन को एकांक आयतन के आवेश से गुणा कर दोगे तो इसमें परिबद्ध आवेश मिल जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि अपन ने इस गोले के एकांक आयतन का आवेश निकाल लिया, तो और मुझे इस छोटे वाले गोले का आयतन पता है, तो उसको एकांक आयतन के आवेश से गुणा कर दूंगा तो छोटे वाले गोले में क्या मिल जाएगा, आवेश की मात्रा। तो इसलिए आर त्रिज्या के गोले में परिबद्ध आवेश, और जिसे अपन क्या मान के चलते हैं, क्यू डैश। तो देखो क्या आएगा, क्यू डैश मान के चलते हैं, देखो माना क्यू डैश, तो देखो एकांक आयतन में आवेश, एकांक इधर लिख देता हूं, एकांक आयतन में आवेश गुणा आर त्रिज्या का गुणा आयतन, और आयतन भी किसके लिए, इसके लिए। तो क्या आएगा, क्यू डैश बराबर क्या आया, क्यू अपॉन एकांक आयतन में आवेश कितना है, इतना 4/3 पाई आर क्यूब गुणा, और आयतन कितना है इस आर त्रिज्या के गोले का, लगाओ 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, क्योंकि देखो स्मॉल आर त्रिज्या रेडियस है तो स्मॉल आर हो गया, देखो 4/3 से 4/3 कट गया, तो यहाँ से मिलेगा, दिस इम्प्लाइज दैट, यहाँ से मिल गया क्यू डैश बराबर, तो देखो ऊपर बचा क्यू आर क्यूब और नीचे कैपिटल आर क्यूब, यानी कि क्यू आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। ठीक है, तो ये आ गया परिबद्ध आवेश। समीकरण नंबर कितनी बन गई थी, 4 बन गई थी, तो इसे बनाते ना 5, तो इसे बना दो 6। ठीक है, तो समीकरण 6 का मान, ये काम अलग से करना है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्यू डैश का मान अपन ने क्या किया है, निकाला है, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है। अचालक के अंदर विद्युत क्षेत्र, या आ सकता है एग्जाम में अचालक गोले के अंदर कितना विद्युत क्षेत्र होता है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, समीकरण नंबर 6 बना, इसमें क्यू डैश ही मेन है। क्यू डैश का मान कैसे कैलकुलेट किया है, तो देखो आर त्रिज्या के गोले में आवेश की मात्रा क्यू मान के चले थे, तो एकांक आयतन में आयतन का भाग दे दिया टोटल चार्ज में, और आर त्रिज्या के आयतन में चाहिए था, आर त्रिज्या के आयतन से गुणा कर दो एकांक आयतन को, तो तुमको टोटल चार्ज मिल जाएगा परिबद्ध स्मॉल आर त्रिज्या में। ठीक है, तो समीकरण 6 का मान 5 में रखने पर, रखो 5 में रखेंगे, नोट कर लो, मैं रफ कर रहा हूं, कर दे रहा। देखो क्या चल रहा है, E बराबर क्यू डैश, क्यू डैश की जगह ये रखो, क्यू आर क्यूब अपॉन आर क्यूब डिवाइडेड बाई, ये क्यू डैश का मान आ गया। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय क्या चल रहा है, ये 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर। तो देखो आर स्क्वायर वाले टर्म से एक 2 पावर कट जाएंगी, एक पावर रह जाएगी, तो क्या आया यहाँ से, E बराबर क्यू आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर क्यूब। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है इतना, इसको सदिश
तो यहाँ से दिस इम्प्लाइज दैट, तो क्या आ गया E समानुपाती R, यानी कि देखो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R के, जैसे जैसे R का मान बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना आया जो, तो इसको और भी और सदिश रूप में भी लिख सकते हो, E वेक्टर बराबर Q R अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R क्यूब इंटू R कैप, इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। इसको एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, अपन जानते हैं अभी समीकरण नंबर 1 बना रखी थी अपन ने, ये बना रखी थी Q बराबर रो इंटू 4/3 पाई R क्यूब, ये बना रखी थी। इसको रो को फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी कि रो यानी कि चार्ज डेंसिटी, यानी कि आयतन आवेश घनत्व है। तो Q की जगह ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो E बराबर क्या आ रहा है, ये वैल्यू रखो, रो गुणा 4/3 पाई R क्यूब, ये Q का मान हो गया, इंटू ये R चल रहा है R डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 और नीचे चल रहा है R क्यूब। तो देखो 4 पाई से 4 पाई कट गया, R क्यूब से ये R क्यूब कैंसिल हो गया, तो क्या आया E बराबर रो R अपॉन 3 एप्सिलॉन 0, तो इसको रो के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो क्या क्या आ गया, रो R अपॉन 3 एप्सिलॉन 0। ठीक है, तो ये तुम्हारे रिजल्ट आ गए 3 बिंदुआवेश के कारण, अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन। अब इसका ग्राफ बनाओगे तो कैसे आएगा, देखो ग्राफ देख लो, तो ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ देखो, इसके ग्राफ देखो, तो अपन ने देखा था E आउटसाइड, आउट यानी बाहर की साइड, कितना आया था, ये आया था के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि प्रोपोर्शनल 1/r², के आउट आर स्क्वायर के समानुपाती होता है, ये 1/r² की। तो जब ये है आर बड़ा है आर से, ठीक है, और ई सरफेस ये क्या आता है, के क्यू अपॉन कैपिटल R²। ठीक है, ये फिक्स वैल्यू होती है, ये है R बराबर R, और E इनसाइड यानी अंदर कितना आया था, अभी अभी निकाला है, ये आया था Q R अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R क्यूब, यानी कि R के समानुपाती है R के, तो ये हो गया R लेस देन R। तो अब इसका ग्राफ बनाओ, ग्राफ ये E ये R, तो यहाँ से ये R है, यहाँ पे कैपिटल R, इधर R लिया है। ठीक है, तो देखो